हेलो बच्चों, मैं हूं नवीन और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है ब्रिलियंट बायोलॉजी द ब्रेन स्कूप। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, सेल वॉल को हमने क्या किया था, फिनिश कर दिया था, सेल वॉल को कवर कर दिया था। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारा ये वीडियो जो है काफ़ी दिनों बाद आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा मैं कुछ काम में व्यस्त हो गया था, इस वजह से वीडियो जो है मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, बट आगे कंटिन्यू रहेगा ये जो सीरीज़ हम लेके चल रहे थे क्लास 11th की। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा लेना। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस वीडियो को, इस जो लेक्चर है इसको क्या करना, अंत तक देखना, जिससे कि आपकी सारे जो इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेकर डाउट्स हैं वो क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। आपको इसमें डाउट्स कुछ ऐसे होंगे नहीं जो बहुत बड़े डाउट्स हैं, बट आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए, इसके लिए आप क्या करोगे, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखोगे। ठीक है, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के क्या करते हैं कि हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हमने क्या देखा था कि सेल वॉल के बारे में हमने पढ़ा था। तो सेल वॉल हमने एक उसकी आइडेंटिफिकेशन ये डाली थी कि सेल वॉल जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में कुछ एग्जाम्पल्स हमने बताए थे जहाँ के प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी बताए थे कि जहाँ नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको, पीपीएलओ बताया था। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा बताया था, तो यहाँ पे क्या होता है, नहीं पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन। और हमने क्या बताया था कि जो यूकैरियोट सेल्स हैं, तो यूकैरियोट सेल्स में मेनली जो प्लांट सेल होते हैं उनमें क्या पाया जाता है कि सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, सेल वॉल के जस्ट बाद ही एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली क्या होता है कि वो जो सेल मेम्ब्रेन था वो सब में पाया नहीं जाता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के केस में पाया जाएगा। यानी ठीक है, एनिमल सेल में और प्लांट सेल में दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ देखें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नागेली और क्रैमर, एक दो साइंटिस्ट थे, नागेली एंड क्रैमर ने 1855 में इस नाम को, इस टर्म को क्या किया, प्रपोज किया था। इस टर्म को क्या दिया, इन्होंने दिया था, किसने दिया था, क्रैमर एंड नागेली ने दिया था। कब दिया था? 1855 में दिया था। ठीक है, अगली बात यह है कि अब इसके बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ क्या करेंगे, पॉइंट वाइज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, कैसे वो डिफ्रेंशिएट होगी कि हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और वो सेल मेम्ब्रेन था। ठीक है, तो चलिए एक चीज़ हमने डिफरेंस पहले बता दिया कि वो क्या होता है, केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, और ये क्या होता है, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है कि स्ट्रक्चरली सिमिलर। हमने आपको बताया था पहले भी कि जो सेल वॉल होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर नहीं होते हैं। अलग अलग जो सेल होगी ना, उसकी सेल वॉल जो होगी उसके शेप क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, उनका शेप क्या होगा, डिफरेंट होगा। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चरली ये क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं। अगला क्या है, एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये चीज़ जो अभी मैंने आपको पहले बताया कि ये क्या है, एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है। एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट का मतलब ये प्रेजेंट तो होगा ही होगा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग सेल प्रेजेंट हैं, उन लिविंग सेल में ये जो होगा वो प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये क्या है, एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। सेल वॉल एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो इंसान क्या, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या करेगा, सस्टेन कर जाएगा, बट विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई वो जो सेल होगी वो सस्टेन नहीं करेगी। ठीक है, अगला है कि डिटेल स्ट्रक्चर। डिटेल इसका क्या हो गया कि डिटेल स्ट्रक्चर क्या है, कब पॉसिबल हुआ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में तो हम बहुत पहले से समझ गए थे कि हाँ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, लेकिन उसका डिटेल स्ट्रक्चर कब हमें पता चला, कब हम उसके बारे में समझ पाए, जान पाए। हमें एक स्ट्रक्चर दिखता था कि एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रख दिया था, लेकिन
उसकी जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो कब हम पढ़ पाए, समझ पाए, तो वो हम समझ पाए आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ईएम यहाँ पे जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद हमने क्या किया, हम जो है जो तुम्हारा डिटेल स्ट्रक्चर है किसका, सेल मेम्ब्रेन का, वो हम क्या कर पाए, डिस्कस कर पाए। ठीक है, और कब हुआ था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी, कब हुई थी, 1950 में। ये एनसीईआरटी का डाटा है, और एनसीईआरटी का डाटा आप लोगों को जो भी डाटा एनसीईआरटी देती है उस चीज को माइंड में रखना है, क्योंकि नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब देखोगे तो ये सब चीजें क्या हो जाती है, कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी में दी है सारी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ने लायक ऐसा नहीं है। चलिए अगला है कि अब ये देखिए क्या हुआ कि हमने डिटेल स्ट्रक्चर कब देखा, हमने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई उसके बाद हमने इस चीज़ को देखा। तो अब जो डिस्कवरी हुई तो किस पे स्टडी किया गया, तो स्टडी किया गया जो ह्यूमन आरबीसी है, जो ह्यूमन आरबीसी है उस आरबीसी पे इसकी क्या की गई, स्टडी की गई। तो क्या हुआ कि इसका एक पॉसिबल स्ट्रक्चर हम क्या कर पाए, डिड्यूस कर पाए, किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का। यानी कि सबसे पहले स्टडी किस पे किया था हमने, उसके स्ट्रक्चर को जानने के लिए, तो वो क्या था, ह्यूमन आरबीसी। क्या, ह्यूमन आरबीसी पे हमने क्या किया था, सबसे पहले स्टडी की थी। ठीक है, सबसे पहले स्टडी किस पे की थी, ह्यूमन आरबीसी पे, जिससे हम क्या कर पाए, एक पॉसिबल स्ट्रक्चर को हम डिड्यूस कर पाए, एक पॉसिबल स्ट्रक्चर हमें मिल पाया। ठीक है, मेनली कंपोज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। और जब स्ट्रक्चर को देखा गया तो उसमें क्या मेनली पाया गया, उसमें मेनली देखा गया कि मेनली उसमें ये लिपिड है और प्रोटीन है, लिपिड है और प्रोटीन है। ठीक है, मेनली यही पाया गया, और भी चीज़ें बाद में डिस्कवरी में आई कि हाँ और भी चीज़ें पाई जाती हैं, बट मेनली क्या पाया गया वहाँ पे कि लिपिड है और क्या है, प्रोटीन है, लिपिड है और क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, अगली चीज़ कि और इसमें जो मेजर लिपिड्स थे, उस मेजर लिपिड्स कौन कौन से थे, वो था तुम्हारा फास्फोलिपिड था। कौन सा था, फास्फोलिपिड। यानी कि जो लिपिड उसमें पाया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसमें से जो मेन जो लिपिड थी वो कौन सी थी, प्लाज्मा तुम्हारी फास्फोलिपिड थी, फास्फोलिपिड था। और फास्फोलिपिड जो पाया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बेटा, वो कैसा पाया गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड पाई जाती थी, यानी कि जो फास्फोलिपिड था वो कैसा था, वो हमने जब इसकी स्टडी की तो हमें क्या देखने को मिला कि हमें ये देखने को मिला कि जो लिपिड का लेयर था वो कैसा था, बाई लेयर था। कैसा था, बाई लेयर, यानी कि दो लेयर प्रेजेंट थी, किसकी, फास्फोलिपिड की दो लेयर प्रेजेंट थी। और दो लेयर प्रेजेंट थी तो उसका देखो स्ट्रक्चर, ये देखो फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर ऐसा था, ऐसे ऐसे। तो ये क्या था, ऐसे ही दो लेयर इसकी क्या थी, अरेंज की गई थी, किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में थी। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन जो इसका था ना, इसको क्या बोला गया, इसको हेड बोला गया। इसका क्या बोला गया, हेड बोला गया। क्यों बोला गया, ये आउटर की तरफ थी, ये क्या थी, बाहर की तरफ थी, और इसका टेल तो था वो क्या था, अंदर की तरफ था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक छोटे में समझने की कोशिश करोगे, ऐसे मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ऐसे देखो, ऐसे था, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, और ये इसके क्या थे, टेल था, ऐसा ऐसा ऐसा। तो इसमें आप देख रहे हो कि हेड जो है ना वो क्या है, आउटर की तरफ है। हेड था वो कैसा था, आउटर की तरफ था, और टेल था वो किधर था, इनर साइड पे था, इनर साइड पे था। और जो ये हेड पोर्शन था वो क्या था, पोलर था। कैसा था, पोलर था। पोलर का मतलब क्या हो गया, ये हाइड्रोफिलिक था, यानी कि वाटर लविंग था। कौन, जो फास्फोलिपिड का जो लेयर था, उस लेयर में जो हेड पोजीशन था, ये हेड था। तो हेड जो था वो क्या था, पोलर उसका नेचर था। कैसा था उसका नेचर, पोलर नेचर का था। ठीक है, कहाँ पाया, किधर, किस साइड में था, आउटर साइड में था। और पोलर का मतलब ये हो गया कि ये कैसा था, हाइड्रोफिलिक था। कैसा था, हाइड्रोफिलिक। फिलिक का मतलब क्या होता है, फिलिक का मतलब होता है लविंग। कैसा होता है, लविंग। यानी कि जो हेड पोर्शन था वो क्या है, हेड पोर्शन जो इसका प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो फास्फोलिपिड का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, वाटर लविंग होता है, यानी कि
फिलिक होता है, ठीक है। और जो टेल होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि जो टेल होता है वो कैसा होता है, वाटर लविंग नहीं होता है, वाटर हेटिंग होता है, यानी कि वो वाटर से मतलब वाटर से लव नहीं करता, वाटर उसको क्या बोलते हैं, वाटर हेटिंग बोलते हैं, ठीक है। फोबिक का मतलब उससे दूर जाना, ठीक है। अब ये जो टेल होता है ना वो क्या होता है, इनर साइड में प्रेजेंट होता है, क्या होता है, इनर साइड में, ठीक है। एनसीईआरटी ध्यान रखना, एनसीईआरटी की चीज़ों को पकड़ते चलना है, एनसीईआरटी को छोड़ के नहीं। आप एनसीईआरटी को पढ़ना, इस लेक्चर को देखने के बाद एनसीईआरटी को पढ़ना, एनसीईआरटी फिर आपको अच्छे से समझ में आएगी, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। चलो, तो अब क्या हमने देखा, जो टेल था वो क्या था, इनर साइड में था, और वो जो टेल होता है वो किससे बना होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना होता है। ऐसा एनसीईआरटी बोलती है कि वो किससे बना है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है, और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जो टेल बना हुआ है उसका फंक्शन ये होगा कि वो क्या करेगा, कि वो प्रोटेक्ट करेगा किससे, एक्वस एनवायरनमेंट से क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा। यानी टेल जो है वो क्या था, हाइड्रोफोबिक था, तो वो जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना हुआ टेल है ना, वो क्या करेगा, वो प्रोटेक्ट करेगा एक्वस एनवायरनमेंट से, किसका, टेल का प्रोटेक्शन करेगा। इतनी बातें हो गई कि इसको, ये बाइलेयर था, ठीक है, बाइलेयर स्ट्रक्चर है, और इसके बारे में हमने इतना देख लिया कि उसका हेड जो होता है वो पोलर होता है जिसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, टेल होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है जिसको हाइड्रोफोबिक बोला जाता है, हेड जो होता है वो आउटर साइड में होता है, टेल होता है वो क्या होता है, इनर साइड होता है, ठीक है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनाता हो जो होता है टेल होता है, और वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किससे, जो तुम्हारा एक्वस इन्वायरमेंट है उससे, उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब आगे जब फर्दर स्टडी किया गया, इतनी चीज़ें समझ में आ गई, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आई होप। और जब क्या हुआ कि जब फर्दर फिर से स्टडी की गई आगे, तो इसमें देखा गया कि इसमें कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। यहाँ पे देखोगे ना, तो ऐसे जब आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, अब एनसीईआरटी का डायग्राम आपको दिखाता हूँ, इसका एनसीईआरटी का डायग्राम आप देखो, एनसीईआरटी का डायग्राम देखो आप लोग, ये एनसीईआरटी का डायग्राम बेटा। एनसीईआरटी का डायग्राम जब आप उठाओगे तो देखोगे ना, यहाँ पे देखो ये दिया हुआ येलो कलर का यहाँ पे है ना, तो देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आगे देख फर्दर स्टडी की गई तो यहाँ पे क्या पाया गया कि यहाँ कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। और ये कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इस फॉस्फोलिपिड को क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। और उसके बाद आगे बायोकेमिकल और स्टडी की गई, और बायोकेमिकल स्टडी में पाया गया कि ये क्या होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये क्या होते हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर, शुगर के फॉर्म में क्या पाया जाता है, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। अगली चीज़ है कि अब क्या होता है कि अगला चीज़ ये है कि जो इसमें प्रोटीन और मैंने बताए थे लिपिड पाई जाती है, मेनली यही पाया जाता है, बाकी कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, ये बारे में ये पता चल गया, ठीक है। फर्दर स्टडी किया गया कि बायोकेमिकल स्टडी जब हुई तो ये चीज़ें पता चली इसके बारे में कि इसमें शुगर भी, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर, और उसमें क्या पाया जाता है, आपका जो कोलेस्ट्रॉल है ना, कोलेस्ट्रॉल भी पाई जाती है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी इसमें पाई जाती है, कोलेस्ट्रॉल भी एक तरह का लिपिड ही है, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ देखा गया कि जो मेनली प्रोटीन और लिपिड पाए जाते हैं उनका जो परसेंटेज है, उनका जो रेशियो है ना बेटा, वो क्या होता है, वो डिफर करता है, क्या करता है, वो डिफर करता है किससे, सेल टू सेल जो वो क्या होगा, उनका कंसंट्रेशन, उनका रेशियो जो होता है, उनका परसेंटेज जो होता है वो क्या करता है, डिफर करता है। वो सेम नहीं होता है कि एक सेल में जो था सेकंड दूसरे सेल में भी वैसा ही होगा, थर्ड सेल में भी वैसा ही होगा, नहीं, उसमें वो क्या करता है, वो डिफर करता है, वो क्या करता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। लेकिन हमने सबसे पहले स्टडी किस पे की थी भाई, हमने सबसे पहले किस पे स्टडी की थी, आरबीसी पे, ठीक है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स पे हमने क्या किया था, स्टडी किया था। तो रेड ब्लड सेल से ही हमने क्या किया था, एक पॉसिबल स्ट्रक्चर को हमने क्या किया था, डिड्यूस किया था, और उस पॉसिबल स्ट्रक्चर को डिड्यूस करने में हमने ये देखा कि उसमें जो प्रोटीन पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, 52% पाई जाती है, और जो लिपिड्स पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं, 40% पाए जाते हैं, 40% पाए जाते हैं, और बाकी 8% में 8% में बाकी की चीज़ें प्रेजेंट होती है, बाकी की चीज़ें प्रेजेंट होती है।
आया समझ में? इतनी चीज़ें कंफर्म और क्लियर हुई क्या? इतनी चीज़ें क्लियर कंफर्म हुई क्या? आप ध्यान रखोगे कि जो फॉस्फोलिपिड होता है वो कैसा पाया जाता है? बाइलेयर्ड पाया जाता है। बाइलेयर्ड पाया जाता है। हेड और टेल के बारे में बताया कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। ये तुम्हारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना होता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इसमें तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर। आप एक बार स्ट्रक्चर को देखो, एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर को देखो, उठाओ एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर को। जब देखोगे तो यहाँ देखो कि आप देखो कि इसमें क्या है, बाइलेयर्ड बनाया गया ना, बाइलेयर स्ट्रक्चर है। इसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है और देखो प्रोटीन्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। अब प्रोटीन प्रेजेंट है, देखो मेनली क्या है ना कि मेनली दो साइंटिस्ट आपको बता दें क्या किया। सिंगर एंड निकोलसन जो थे, क्या थे? सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में देखिए क्या हुआ। 19 से इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब थोड़ा सा 2 मिनट की स्टोरी समझ लो। क्या है कि 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने क्या किया? सिंगर एंड निकोलसन ने क्या किया? एक मॉडल दिया, किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड तुम्हारा जो मॉडल था वो मोस्ट एक्सेप्टेड था। वो कौन सा मॉडल था? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। कौन सा मॉडल? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो है वो मोस्टली एक्सेप्टेड मॉडल था, किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसको किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। कब दिया था? 1972 में दिया था। 1972 में दिया था, ठीक है। और इसमें बताया था कि ये चीज़ें क्या होती हैं, ये समझिए कि उसमें ये चीज़ बताया गया समझने के लिए कि मान लेते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड है ना उसको एक समंदर की तरह मान लिया गया। ये एक समंदर है और उस समंदर में क्या है? समंदर है, पूरा फैला हुआ है और उस समंदर में ही क्या है? छोटे छोटे आइसबर्ग प्रेजेंट हैं। आइसबर्ग प्रेजेंट है और वो आइसबर्ग किसको रिप्रेजेंट किया गया? प्रोटीन्स को। जो प्रोटीन्स प्रेजेंट थे कि फास्फोलिपिड, लिपिड प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, लिपिड प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। और वो जो प्रोटीन था ना वो क्या थे? एम्बेडेड थे। किस में? वो किस में एम्बेडेड थे? जो फास्फोलिपिड लेयर थी ना, बाइलेयर थी, उसमें एम्बेडेड थे। कुछ पार्सली एम्बेडेड थे, कुछ फुली एम्बेडेड थे, कुछ सरफेस पे ही थे। तो उनको अलग अलग कैटेगरी में भी डिवाइड किया गया है, उसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके का था कि एक जो फास्फोलिपिड की लेयर थी उसको समंदर की तरह मान लिया गया और उस समंदर में क्या किया गया? आइसबर्ग की तरह क्या है? प्रोटीन जो है वो क्या है? एम्बेडेड है। कुछ प्रोटीन जो है वो अंदर की तरह, पूरी अंदर की तरह धसे हुए, कुछ पार्सली धसे हुए हैं, कुछ उसके सरफेस पे ही प्रेजेंट है, ठीक है। ये चीज़ें बताई गई सिंगर एंड निकोलसन द्वारा ये चीज़ें बताई गई थी, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताई वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और आप क्या करो कि इन चीज़ों को एक बार नोट डाउन कर लो और इसकी जो आप नोट डाउन कर लो ना, एक नोट्स बनाना और नोट्स बना के एनसीईआरटी को जरूर रीड करना, क्योंकि एनसीईआरटी इज़ द की ऑफ सक्सेस इन बायोलॉजी, ठीक है। मेनली बायोलॉजी तो मैं बोलूँगा ही, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी को अच्छे से क्या करना है? रीड करना है। चलिए इसको नोट डाउन करिए। चलिए, तो हमने एक क्या किया, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर वगैरह चीज़ें थी वो चीज़ें समझने की कोशिश कर ली, ठीक है। तो उसमें मैंने बस देख लिया कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, लिपिड प्रेजेंट होता है, लिपिड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है कि वो बाइलेयर्ड होता है, ठीक है। प्रोटीन जो होता है वो कैसे कैसे हमने बता दिया कि एक आइसबर्ग की तरह प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं। अब थोड़ा सा लिपिड और जो प्रोटीन है ना उसको क्या करते हैं? समझ लेते हैं कि उनका नेचर क्या कैसे होता है, ठीक है। इसमें मैंने एक बताया था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। क्या बताया था मैंने बोला था कि फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो है मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में, ठीक है। ये चीज़ें बताया। तो फ्लूइड और मोज़ाइक का मतलब ये चीज़ है कि इसका नेचर कैसा होता है? फ्लूइड नेचर का होता है, ठीक है। और मोज़ाइक का मतलब कि ये क्या होता है? मिक्सचर होता है, किसका? प्रोटीन का जो तुम्हारा और लिपिड का मिक्सचर टाइप का होता है, तो इसीलिए इसको मोज़ाइक मॉडल बोला गया, ठीक है। अब देखिए क्या है, लिपिड और प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं। तो लिपिड जो प्रेजेंट है
ना, लिपिड प्रेजेंट है, ये कैसा होता है, इसका नेचर कैसा होता है, क्वासी फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड नेचर का होता है। कैसा होता है, सेमी फ्लूइड नेचर का होता है। और इस सेमी फ्लूइड नेचर की होने की वजह से ये क्या करता है, मूवमेंट कराता है। अब देखो कि क्या होगा, मूवमेंट कराएगा। मूवमेंट कराने का मतलब क्या हो गया कि ये क्या करता है ना, प्रोटीन के जो मूवमेंट है ना, वो क्या करता है कि उसको देखो, ये और ये दोनों क्या करते हैं, पहले तो लेटरल मूवमेंट करते हैं, यानी कि इधर और फिर इधर, ठीक है। क्या करेंगे, ऐसे मूवमेंट करेगा, इनका क्या होगा, ऐसे मूवमेंट होगा, समझे बेटा। लेटरल मूवमेंट हो रहा है, किसका, किस वजह से हो रहा है, इस लिपिड के क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से। जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, और खुद लिपिड भी और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी होंगे। प्रोटीन कैसा केवल होगा, प्रोटीन जो होगा वो क्या होगा, लेटरल मूवमेंट करेगा, यानी कि लेटरल मूवमेंट मतलब इधर जाएगा फिर इधर आएगा, ठीक है, फिर इधर जाएगा फिर इधर आएगा, ठीक है। लेकिन जो लेटरल मूवमेंट के साथ साथ, अब देखो, जब प्रोटीन जाने का मतलब है कि प्रोटीन जाएगा तो लिपिड भी जाएगी, तो लिपिड भी लेटरल मूवमेंट करती है, लिपिड भी लेटरल मूवमेंट करती है, लेकिन उसके साथ साथ ये क्या करती है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी करती है, यानी कि ये ऊपर नीचे ऐसे मूवमेंट इसका होता रहता है, ऐसे, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इसका होता रहता है। तो किस वजह से होता है, क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। और इसीलिए क्या होता है ना कि अब देखो क्या हम, इसीलिए इसको आइसबर्ग और एक जो सी के बारे में, सी और आइसबर्ग के इस एग्जाम्पल से समझाया गया है कि अब देखो क्या होता है कि जब नदी ऐसे चलती है, समझ लो, अगर मान लो कि नदी में ऐसे चल रही है, उसमें हमने एक बर्फ़ डाल दिया, तो क्या होगा, ऐसे चलेगी, तो उसमें बर्फ़ भी क्या होगा, ऐसे ऐसे चलेगा, तैरेगा ना। तो वही चीज़ है कि समझ लो कि एक ग्लास में हमने बर्फ़ का टुकड़ा ऊपर डाल दिया, उसी तरीके का है, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि ये क्या करती है, मूवमेंट इसका होता है, मैंने बता दिया लेटरल मूवमेंट, और क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इसका होता है। क्यों होता है, क्वासी फ्लूइड नेचर या सेमी फ्लूइड नेचर की वजह से इसका होता है, ठीक है। अब देखो कि प्रोटीन जो हो गया, अब प्रोटीन को क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया। अब प्रोटीन मैंने पहले ही बताया आपको, इस थोड़ी देर पहले, कि क्या बताया कि प्रोटीन जो होता है कि एक तरह का नहीं होता है, कई तरह के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कई तरह के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, नेचर के हिसाब से भी प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जैसे करियर प्रोटीन प्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या, ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी क्या बोलती है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी कि उनको ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन कितनी आसानी से निकाला जा सकता है, उसके बेसिस पे क्या किया गया, प्रोटीन को क्या किया गया, दो तरफ से डिवाइड किया गया। एक किया गया इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरा किया गया पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन वो थे जो क्या थे, इम्बेडेड थे, क्या थे, जो सरफेस था ना, किसका सरफेस, बाई लेयर सरफेस था, उस बाई लेयर सरफेस में क्या थे, इम्बेडेड थे। अभी मैं इसका जो एनसीईआरटी का डायग्राम उसको समझा दूंगा दिखा के कि क्या थे। अब देखो, इंटीग्रल प्रोटीन मतलब कि जो धसे हुए थे, और पेरिफेरल का मतलब क्या हो गया, ऑन द सरफेस। क्या इसका मतलब हो गया, ऑन प्रेजेंट ऑन द सरफेस। कहाँ प्रेजेंट है ये, प्रेजेंट ऑन द सरफेस, ठीक है, सरफेस पे प्रेजेंट था, यानी कि बाहर की तरफ प्रेजेंट था, उसके सरफेस पे क्या था, पड़ा हुआ था, ठीक है, उसके सरफेस पे पड़ा हुआ था, ठीक है। अब देखो, जो इंटीग्रल प्रोटीन है इसी को इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, या फिर पेरिफेरल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। और जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है ना, वो क्या होता है, टोटल प्रोटीन जो प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसका 70% जो होता है वो कौन सा होता है, इंटीग्रल प्रोटीन ही होता है। कैसा होता है, इंटीग्रल प्रोटीन या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। मैंने आगे ये भी बताया था कि जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं या फिर जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, वो क्या होते हैं कि वो दो तरीके से होते हैं, या तो वो पार्सली एम्बेडेड होते हैं या फिर फुली एम्बेडेड होते हैं, या फिर पार्सली बरीड या फिर फुली बरीड होते हैं। बरीड का मतलब धसा हुआ, या तो उसके स्ट्रक्चर में पूरी तरह से धसा होगा, और या तो क्या होगा, आधा धसा होगा, पूरी तरह से धसा नहीं होगा, पार्सली एम्बेडेड होगा, पार्सली बरीड होगा, ठीक है। और दूसरा ये क्या है, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब कि ये क्या होते हैं, काफ़ी आसान से निकाले जा सकते हैं, और ये सरफेस पे ही प्रेजेंट होते हैं। इनको निकालना जो है वो आसान नहीं है, ठीक है। और जो मैंने बताया कि फुल्ली बरीड होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर टनल प्रोटीन भी बोला जाता है। अब थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश करो, डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग
तो डायग्राम से समझने की कोशिश करोगे बेटा तो देखोगे कि यहाँ पे देखो ये क्या, ये बाइलेयर स्ट्रक्चर है, और बाइलेयर स्ट्रक्चर में देखोगे कि ये प्रोटीन जो है ना वो क्या किया है कि पूरी तरीके से इसमें क्या है, इम्बेडेड है। क्या है वो, पूरी तरीके से इम्बेडेड है। इस प्रोटीन को देखो, इस प्रोटीन को देखोगे तो ये प्रोटीन जो है फुल्ली इम्बेडेड नहीं है, ये जो है क्या है, पार्शली इम्बेडेड है। क्या है, ये पार्शली इम्बेडेड है, पार्शली इम्बेडेड है। और जो ये प्रोटीन है वो क्या है, फुल्ली इम्बेडेड प्रेजेंट है। और ये देखो ये जो प्रोटीन है ये क्या है, ये सरफेस पे इसके प्रेजेंट है, और इसके सरफेस पे प्रेजेंट है। तो ये क्या है, ये पेरिफेरल प्रोटीन हो गया, और पेरिफेरल प्रोटीन हो गया, ये क्या होगा तुम्हारा इंटीग्रल प्रोटीन या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गया। यानी कि वो क्या होते हैं, पूरी तरह से बरिड होते हैं। अब ये क्या, टनल की तरह हो जाते हैं। क्या होते हैं, टनल की तरह होते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ भी इसमें से क्या हो जाता है, वो हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हैं। आगे उस चीज़ को भी मैं बता रहा हूँ। और जो ये येलो और ग्रीन आपको दिख रहा है ना, येलो और ग्रीन आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे, येलो और ग्रीन कलर जो दिख रहा है ना वो क्या है, शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स हैं। और वो शुगर मॉलिक्यूल्स अगर प्रोटीन पे, यहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन पे प्रेजेंट है तो क्या बना रहे हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। और कुछ ऐसे देखोगे कि कुछ प्रोटीन, कुछ जो कार्बोहाइड्रेट या शुगर जो है ना वो क्या डायरेक्ट किससे अटैच है, जो बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर है ना उससे अटैच है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। ठीक है, और हमने यहाँ बताया था, यहाँ देखो कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट या शुगर हमने बता दिया, शुगर प्रेजेंट होता है। प्रोटीन के साथ अगर वो है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। अगर लिपिड के साथ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना, समझना। ठीक है, समझ लोगे तो आपको ये पूरी चीजें समझ में अच्छे से आ जाएंगी। ठीक है, अभी जितनी बातें मैंने बताई हैं। अब देखो इसका जो होता है ना, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है ना, इसको निकालना आसान होता है क्योंकि ये सरफेस पे प्रेजेंट होता है। लेकिन जो टनल प्रोटीन होता है ना, ये भी निकाला जा सकता है लेकिन ये भी इजी नहीं है। लेकिन इसको निकालना, इसको डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट होता है। क्यों, क्योंकि ये पूरी तरीके से बरिड होता है किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, पूरी तरीके से उसमें धसा होता है। अगर इतना मोटा तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये टनल प्रोटीन भी पूरी तरीके से एम्बेडेड होगा इस पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये क्या होगा, बरिड होगा। कुछ इस तरीके से देखिए, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, यही देखो टनल प्रोटीन है। ठीक है, ये टनल प्रोटीन है। कुछ प्रोटीन यहाँ पे सरफेस पे प्रेजेंट है, कुछ यहाँ पे एम्बेडेड ऐसे हैं, कुछ ऐसे एम्बेडेड है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये ऐसे 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 बाइलेयर स्ट्रक्चर है। ये बाइलेयर है, ये बाइलेयर है, ये बाइलेयर है, ये बाइलेयर, ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और ये क्या है, टनल प्रोटीन है, और यहाँ से ट्रांसपोर्ट भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। क्यों फ्लूइड नेचर है, ये चीज़ें समझ में आ गई। क्वासी फ्लूइड नेचर होता है, और इसका मूवमेंट हमने लेटरल और तुम्हारा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ये चीज़ें ध्यान रखोगे। एनसीईआरटी में चीज़ें दी हुई हैं, इन चीज़ों को भूलना नहीं है, इन चीज़ों को भूलना नहीं है। ठीक है, अगला चीज़ क्या आता है कि इसके फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में। तो ये क्या करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, किस में हेल्प करता है, सेल ग्रोथ में हेल्प करता है। क्या होता है, सेल ग्रोथ में हेल्प करता है ये। ठीक है, इंटरसेलुलर जंक्शन में क्या करता है, ये इंटरसेलुलर जंक्शन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और एक लास्टली क्या है, एक्सो और एंडोसाइटोसिस जो होता है। ठीक है, एंडो और एक्सोसाइटोसिस जो होता है इसमें भी हेल्प करता है। यानी कि सेल ग्रोथ में, सेल डिवीजन में, सिक्रीशन में। ठीक है, उसके बाद किसमें, इंटरसेलुलर जंक्शन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और लास्टली थोड़ा सा समझाऊंगा आपको एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस को लेके कि एक्सोसाइटोसिस का मतलब कि क्या किया। पहले इंडोसाइटोसिस समझो कि इंडोसाइटोसिस का मतलब है कि क्या किया, कि उसको क्या किया, सेल ने इनगल्फ किया, अंदर लिया। कोई भोजन है, कोई चीज़ है, जैसे कि अगर वो सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल को इनगल्फ किया तो उसको हम लोग फैगोसाइटोसिस बोलेंगे। ये एक्सोसाइटोसिस के पार्ट है।
क्या है, अगर सॉलिड मटेरियल को लिया तो क्या हुआ, उसको हम लोग फैगोसाइटोसिस बोलेंगे। अगर लिक्विड को लिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पिनोसाइटोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, पिनोसाइटोसिस बोलेंगे। ठीक है, और एक्सोसाइटोसिस का मतलब, अब इसका मतलब जो एक्सोसाइटोसिस होता है उसमें दो हो गए, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को बोलते हैं सेल ईटिंग और पिनोसाइटोसिस को बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग। अगर लिक्विड है तो उसको क्या बोलेंगे, सेल ड्रिंकिंग, और उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेल ईटिंग। और जो एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है कि ओमिटिंग ऑफ द सेल, यानी कि सेल क्या किया, सेल ने क्या किया, बाहर कर दिया, जो मटेरियल जो था उसको क्या किया, बाहर कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, सेल ओमिटिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेल ओमिटिंग। तो ये क्या हो गए, फंक्शंस हो गए किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। किसके हो गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन हो गए। ठीक है, चलो इसको इतना आप कर लो, फिर मैं छोटा सा एक टॉपिक बचा उसको कराऊंगा। तो अभी मैंने क्या आप लोगों को इतना बता दिया, और छोटा सा अब और चीज़ें, छोटा सा एक टॉपिक बचा हुआ है इसमें, उन चीज़ों को देख लेते हैं। कि अब देखो फंक्शन मैंने आपको बता दिया था कि उसमें क्या करता है, कि हमने आपको लास्ट में एक्सोसाइटोसिस इंडोसाइटोसिस को समझाया। ठीक है, उसमें मैंने बताया सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ सेल जंक्शन में हेल्प करता है। लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वो क्या है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, वो ये है कि ये ट्रांसपोर्टेशन करता है किसका, मॉलिक्यूल्स का अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस से क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसका, जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे होता है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन 3 तरीकों से यहाँ पे एनसीईआरटी ने समझाया है। वो क्या चीज़ें दिया है, पहला दिया हुआ पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब यह है कि कोई भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या, अगर वो क्या है, नॉन पोलर है। ठीक है, अगर वो न्यूट्रल है तो क्या करेंगे कि वो क्या कर जाएंगे, पास आउट कर जाएंगे, पास कर जाएंगे किससे, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होगा, वो पास कर जाएंगे बिना किसी एनर्जी के खर्च के, कि कहाँ से, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, दोनों तरफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, दोनों तरफ। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेंगे, इनका मूवमेंट होगा, जिससे जो क्या होगा कि ये क्या होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, जिसमें कोई भी एनर्जी या एटीपी का लॉस नहीं होगा। नो एनर्जी रिक्वायर्ड, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, नो लॉस ऑफ एटीपी, एटीपी का लॉस नहीं है, कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। किसके लिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो नॉन पोलर होंगे या फिर क्या होंगे, वो न्यूट्रल होंगे, तो क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे, जिसमें कोई भी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अगर वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होगा कि अगर वाटर का मूवमेंट होता है तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। और यहाँ भी कोई एनर्जी का खर्च नहीं होगा, नो एटीपी रिक्वायर्ड इन द बोथ द प्रोसेस। इसमें क्या होगा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो होंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होंगे, वो क्या करेंगे, क्रॉस आउट करेंगे किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, जिससे कि क्या होगा, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। और यहाँ पे जो है अगर वाटर का मूवमेंट होता है तो वाटर का मूवमेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। तीसरी चीज़ आती है कि अगर क्या होता है, अगर क्या होता है कि लोअर से हायर की तरफ मूवमेंट होता है, कुछ ऐसे होंगे पोलर मॉलिक्यूल तुम्हारे होंगे, सॉरी हाँ, पोलर मॉलिक्यूल होंगे जो क्या करेंगे, जो नॉन पोलर एंड से क्या करेंगे, वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगा, यूज होगा, कि वहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होगा, वो जाना होगा। तो उसके लिए ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने समझाया किसका, सोडियम पोटेशियम पंप जो है। सोडियम पोटेशियम पंप से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि क्या होता है सोडियम पोटेशियम पंप में, कि सोडियम पोटेशियम पंप में आप देखोगे कि क्या होता है कि 3 सोडियम जो है ना, 3 सोडियम क्या होता है, वो आउट जाता है, कहाँ जाता है, आउट होता है। और 2 जो तुम्हारा पोटेशियम है ना, वो क्या होता है, इन होता है। और इसको करने में क्या होता है, 1 एटीपी जो होती है वो क्या होती है, खर्च होती है। यानी कि इसमें क्या होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क हो रहा है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, यहाँ पे किधर हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। ठीक है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे डिटेल से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा
समझ लेते हैं कि जब क्या होगा कि यहाँ पे अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी खर्च होगी। एग्जाम्पल यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप का आप ध्यान रखोगे तो सोडियम पोटेशियम पंप है, वहाँ पे क्या होगा कि 1 ATP का खर्च होता है सोडियम पोटेशियम पंप को एक बार रन कराने में, यानी कि 3 सोडियम को आउट और 2 पोटेशियम को इन कराने में हमें 1 ATP का खर्च होता है। तो ये था आज हमारा जो हमने अभी आज पढ़ा, वो क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में एक डिटेल लेक्चर। ठीक है, एक डिटेल लेक्चर था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आ गई होंगी। और इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप क्या करोगे, इस लेक्चर को देखने के बाद NCERT को अच्छे से रीड करोगे, और NCERT को अच्छे से रीड करने के बाद आपको, मुझे विश्वास है कि आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अगर अब दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को क्या करना है, आपको इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक क्या करना है, शेयर करना है। जो भी बच्चे इस जो सेल चैप्टर के लिए आपको पढ़ना चाहते हैं, 11th के बच्चे जो हैं, ठीक है, उनको क्या करोगे, आप शेयर करोगे। ठीक है, शेयर करने के बाद क्या करोगे, अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, कि जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।